हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप काफ़ी अच्छे होंगे। अभी आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं घटना चक्र, समान अध्ययन, पूर्वालोकन, भारतीय इतिहास की ये किताब है। और ये किताब जो है बिल्कुल न्यू अपडेट के साथ, यानी वर्ष 2022 के लिए ये किताब आई हुई है। इस किताब के अंदर जो है 1990 से लेकर वर्ष 2022 तक के यूपीएससी से लेकर और जितने भी स्टेट पीसीएस के एग्जाम्स हुए हैं उसके प्रश्न पत्र को शामिल किया गया है। ये प्रश्न पत्र जो है ये पूरे सब्जेक्ट वाइज मोड में शामिल किया गया है। आप यहाँ पे देख सकते हैं प्राचीन भारत के इतिहास के अंदर टोटल 15 चैप्टर को इंक्लूड किया गया है। मध्यकालीन भारत के इतिहास, तो मध्यकालीन भारत के इतिहास के अंदर टोटल 25 चैप्टर को इंक्लूड किया गया है। और आधुनिक भारत के इतिहास, तो इसके अंदर जो है टोटल 55 चैप्टर को इंक्लूड किया गया है। अगर मैं बात करूं प्राचीन भारत के इतिहास का, तो प्राचीन भारत के इतिहास का चैप्टर 1 से लेकर और चैप्टर 15 तक, यानी पूरे प्राचीन भारत के इतिहास का। आधुनिक भारत के इतिहास का अगर बात करूं तो चैप्टर 1 से लेकर और चैप्टर 55 तक जितने भी चैप्टर हैं इसका। और मध्यकालीन भारत के इतिहास का चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 10 तक और चैप्टर 13 से लेकर चैप्टर 22 तक का वीडियो जो है मेरे चैनल के ऊपर अपलोड है। अगर आप इन वीडियो को नहीं देखे हैं तो प्लीज़ आप इन वीडियो को देखिए। ये वीडियो जो है आपको आपके एग्जाम्स में सिलेक्शन कराने में, यानी प्री क्वालिफाई कराने में आपको काफ़ी अहम रोल निभाएगा ये वीडियो। और यहाँ से जो है आप जानते हैं कि बीपीएससी के एग्जाम्स में हिस्ट्री की अगर मैं बात सिर्फ करता हूँ तो हिस्ट्री से जो है 30+ क्वेश्चंस आते हैं। अगर इसके अंदर बिहार हिस्ट्री को अगर इंक्लूड कर दिया जाए तो अप्रॉक्स जो है 50 क्वेश्चन जो है यहीं से आपके आ जाएंगे। सिर्फ हिस्ट्री से 50 क्वेश्चन आते हैं अगर बिहार को इंक्लूड कर दिया जाए तब। तो इसीलिए ये बुक जो है आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ये वीडियो जो है आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ये सारा वीडियो मेरे चैनल के ऊपर अपलोड है। और प्लीज़ अगर आप इन वीडियो को नहीं देखे हैं तो प्लीज़ आप इन वीडियो को देखिए। ये आपको एग्ज़ाम्स में सिलेक्शन कराने में, यानी प्री क्वालिफाई कराने में काफ़ी अहम रोल निभाएगा ये वीडियो। अभी जो मैं आपके साथ डिस्कशन करने जा रहा हूँ वो है चैप्टर 11-12। आप यहाँ पे देख सकते हैं चैप्टर 11-12। इसके अंदर जो है उत्तर भारत एवं दक्कन के प्रांतीय राजवंश है और भक्ति एवं सूफी आंदोलन है। इससे तो हमेशा 1 से 2 क्वेश्चन जो होते हैं आपके बीपीएससी के एग्जाम्स में रहता ही रहता है। यहाँ पे 2 टॉपिक और जो है वो मैं आपके साथ डिस्कशन करूँगा। ये चैप्टर 23 से लेकर और चैप्टर 25 तक है। आप जानते हैं कि सिख संप्रदाय से 1 क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में रहता है, मराठा से तो 1 क्वेश्चन 100% रहता है, और मुगल साम्राज्य का विघटन जो हुआ था ये छूट गया था चैप्टर, तो इसका भी जो है मैं इसी के अंदर इंक्लूड कर लिया हूँ। तो ये है आपके टोटल जो है 25 चैप्टर यहाँ से कंप्लीट हो जाएंगे मध्यकालीन भारत का। और ये जो है आपका ये लास्ट वीडियो है। तो चलिए बिना समय गवाए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और आज के सेशन स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या फिर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे दोस्त चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मैं जो भी लेटेस्ट वीडियो अपलोड करूं अपने चैनल के ऊपर उसका इन्फॉर्मेशन जो है तुरंत आपको मिल जाए। और वीडियो को अंत तक देखा कीजिएगा, एक लाइक का बटन जरूर दबाइएगा और अपने दोस्तों के साथ जब वीडियो एंड हो जाए तो आप शेयर भी कर दिया कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आप देख रहे हैं ये आपका चैप्टर 11 है और चैप्टर 11 और अभी मैं आपके साथ डिस्कशन कर रहा हूँ। इसके बाद जो होगा चैप्टर 12 में डिस्कशन करूँगा। इसके बाद आपको 23, 24 और 25 में डिस्कशन करूंगा, इसी तरह सीरियल वाइज में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर 11। और अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो मेरे दोस्त प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दिया कीजिए। चैप्टर 11 का जो पहला क्वेश्चन है कह रहा है कि जौनपुर नगर निम्नांकित की स्मृति में स्थापित किया गया। तो ये जो है आपको मोहम्मद बिन तुगलक की स्मृति में जौनपुर नगर का स्थापना हुआ था। अगर मैं यही बात कर लूँ कि जौनपुर नगर का स्थापना किसने किया था, तो आप यहाँ से देख सकते हैं जौनपुर नगर की जो स्थापना है ये फिरोज तुगलक ने किया था। और फिरोज तुगलक का जो चचेरा भाई था उसका नाम था जौना और उसे ही मोहम्मद बिन तुगलक कहा गया। तो इसके स्मृति में जो है जौनपुर नगर का स्थापना किया गया था। अगला क्वेश्चन से कह रहा है कि जौनपुर नगर की स्थापना किसने की थी। तो जौनपुर नगर की जो स्थापना है ये फिरोज शाह तुगलक ने किया था। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि सरकी सुल्तानों के शासनकाल में निम्न स्थानों में से किसे पूर्व का सिराज कहा जाता है। तो पूर्व का सिराज जो है ये जौनपुर को कहा जाता है।
निम्न स्थानों में से किसे भारत का सिराज कहा जाता है? तो भारत का सिराज जो है ये जौनपुर को कहा जाता है। ये जौनपुर के बारे में जब काफ़ी एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जौनपुर राज्य का जो अंतिम शासक था ये कौन था? तो जौनपुर राज्य का अंतिम शासक जो था ये हुसैन शाह था। कश्मीर का शासक जो कश्मीर का अकबर के नाम से जाना जाता है वह है, तो वह है आपको जैनुल आबेदीन इसको कहते हैं। निम्न में से किस शासक ने सर्वप्रथम जजिया कर को समाप्त किया था? तो जजिया कर को समाप्त किया था ये जैन उल आबेदीन जो कश्मीर का शासक था, और इसी ने सबसे पहले जो है जजिया कर को समाप्त किया था। जैनुल आबेदीन द्वारा पूरी की गई कश्मीर की जमा मस्जिद की प्रभावकारी विशेषता में शामिल हैं, तो ये हैं आपके बुर्ज, बौद्ध पगोडाओं की से समानता और फारसी शैली, ये तीनों जो है इसके अंदर शामिल है। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विद्वान कुंभा के दरबार में नहीं था? तो कुंभा के दरबार में जो था ये मुनि जीन विजय सूरी जो था ये नहीं था। यहाँ पे कह रहा है कि शासक दिया हुआ है और ये राज्य दिया हुआ है, शासक और राज्य का हमें मिलाप करना है। तो सॉरी, यहाँ से कह रहा है कि कौन सा सुमेलित नहीं है, तो यहाँ से देखते हैं। देखिए अगर हम लोग मलिक सरवर ख्वाजा जहाँ की बात करते हैं तो ये मालवा से है, ये सुमेलित नहीं है। बाकी जो है राणा हमीर जो है ये मेवाड़ से सुमेलित है, राणा चुंडा जो है ये मरवाड़ से सुमेलित है, और मलिक राजा फारूकी जो है ये खानदेश से सुमेलित है। तो ये सब सुमेलित हैं, सिर्फ मलिक सरवर ख्वाजा जहाँ जो है ये मालवा से है, ये सुमेलित नहीं है। आइए हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। अगर हम यहाँ पे ख्वाजा जहाँ की बात करते हैं तो ख्वाजा ये जहाँ मलिक सरवर जो है ये जौनपुर से सुमेलित है, यानी जौनपुर से हैं, तो आप इसको ध्यान में रखिएगा। कह रहा है कि मध्यकालीन भारतीय ये राज्य हैं और ये वर्तमान का क्षेत्र है, तो यहाँ पे कह रहा है कि कौन सही सुमेलित है। तो अगर हम लोग बात कर लेते हैं दुर्गर का, तो दुर्गर जो है ये जम्मू का है, यही सिर्फ सही सुमेलित है, बाकी इसमें से दोनों जो है सही सुमेलित नहीं है। इस तरह से आपके ऑप्शन हो जाएंगे बी। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि बहमनी राज्य की स्थापना की थी। बहमनी राज्य की स्थापना जो है ये अलाउद्दीन हसन ने किया था। बहमनी राज्य का जो संस्थापक है ये कौन था? तो बहमनी राज्य का जो संस्थापक है ये है अलाउद्दीन हसन। बहमनी राज्य की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो बहमनी राज्य की स्थापना जो है ये 1347 ईस्वी में हुआ था। बहमनी राज्य की प्रथम राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी थी? तो ये है आपके गुलबर्गा। गुलबर्गा जो है बहमनी राज्य का प्रथम राजधानी था। यहाँ से तो 100% क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में बनता है। दक्षिण में बहमनी राज्य का जो संस्थापक है ये निम्न में से कौन था? तो दक्षिण में जो है बहमनी राज्य का जो संस्थापक है ये है हसन गंगू। बहमनी राज्य स्थापित हुआ था, तो बहमनी राज्य स्थापित हुआ था 14वीं ईस्वी में। देखिए यहाँ पे सूची 1 और सूची 2 का हमें सही मिलाप करना है, और सूची यहाँ से हम लोग देख लेते हैं, नहीं यहीं पे देखेंगे, यहाँ अच्छा नहीं दिया है। देखिए अगर हम लोग बात कर लेते हैं आदिल शाही का, तो आदिल शाही जो है ये आपके बीजापुर से रिलेटेड है। आदिल शाही बीजापुर से रिलेटेड है। कुतुब शाही की बात करते हैं तो कुतुब शाही जो है ये गोलकुंडा से रिलेटेड है। निजाम शाही की बात कर लेते हैं तो निजाम शाही जो है ये आपके अहमदनगर से रिलेटेड है। और सार्की शाही की बात कर लेते हैं तो सार्की शाही जो है ये जौनपुर से रिलेटेड है। इस तरह से आपके ऑप्शन हो जाएंगे डी। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि निम्नलिखित मुस्लिम शासकों में किस एक को उसकी धर्म निरपेक्षता यानी सेक्युलरिज्म में आस्था के कारण उसकी मुस्लिम प्रजा जगत गुरु कहकर पुकारती थी? तो ये है आपके इब्राहिम आदिल शाह। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन किताब ए नौरस नामक पुस्तक का लेखक था? तो किताब ए नौरस नामक पुस्तक का लेखक जो था ये आदिल शाह द्वितीय था, इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय। अहमदनगर के निजाम शाही वंश का अंत कैसे हुआ? तो निजाम शाही वंश का जो अंत हुआ था अहमदनगर में, ये अहमदनगर को मुगल साम्राज्य में मिलाकर हुसैन शाह को आजीवन कारावास दे दिया गया था। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि
सही सुमेलित नहीं है उसे हमें इंगित करना है। तो देखिए यूसुफ शाह आदिल जो है ये अहमदनगर से है, ये सही सुमेलित नहीं है, जबकि यूसुफ शाह आदिल जो है ये बीजापुर का शासक था। गोलकुंडा को वर्तमान में क्या कहा जाता है? तो गोलकुंडा को हैदराबाद कहा जाता है वर्तमान में, आप इसको ध्यान में रखिएगा। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित है? तो अगर हम लोग सुमेलित की बात करते हैं तो होयसल, होयसल जो है ये द्वार समुद्र है, यही आपके सुमेलित है। देखिए होयसल वंश की जो राजधानी थी ये द्वार समुद्र था, तो आप इसको ध्यान रखिएगा। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि द्वार समुद्र किस वंश की, किस राजवंश की राजधानी थी? तो यह है होयसल, होयसल राजवंश की राजधानी जो है यह द्वार समुद्र था। यहाँ पे राजवंश दिया हुआ है, यहाँ पे राजधानी दिया हुआ है, तो इसको हम लोग देख लेते हैं। देखिए अगर पल्लव की बात करते हैं तो पल्लव का राजधानी जो है यह कांची था। पांडे की बात करते हैं तो पांडे का राजधानी जो है मदुरा था। और यादव की बात करते हैं तो यादव की राजधानी जो है यह देवगिरी था। और काकतीय की बात करते हैं तो काकतीय का राजधानी जो है ये वारंगल था। अगर होयसल स्मारक की बात करते हैं, होयसल स्मारक पाए जाते हैं, तो होयसल स्मारक जो है आपको हलेबीड और बेलूर में पाए जाते हैं। अगला जो क्वेश्चन से कह रहा है कि होयसलों की प्राचीन राजधानी द्वार समुद्र का वर्तमान नाम क्या है? तो इसका वर्तमान नाम है हलेबीड। निम्नलिखित में से किस स्मारक में वह गुंबद है जो संसार के विशालतम गुंबदों में से एक है? तो वह है गोल गुंबद बीजापुर। यहाँ पे कह रहा है कि सही उत्तर को हमें चुनना है। यहाँ पे शासक स्मारक है और उससे संबंधित शासक है दिए हुए हैं, और कह रहा है कि हमें यहाँ से सही उत्तर को चुनना है, तो वो हम लोग यहाँ से देखेंगे। यहाँ पे देखिए स्मारक है, स्मारक अगर दोहरा गुंबद की बात करते हैं तो इससे सिकंदर लोदी रिलेटेड है। अष्टभुजीय मकबरा की बात करते हैं तो इससे शेर शाह रिलेटेड है। और सत्य मेहराबिये मकबरा की बात करते हैं तो इससे बलबन रिलेटेड है। और गोल गुंबद की बात करते हैं तो मोहम्मद आदिल शाही से रिलेटेड है। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि मांडू में स्थित जंतर महल का निर्माण जो है किस शासक ने करवाया था? तो देखिए यहाँ से इसमें हम लोग देख लेते हैं। मांडू में जहाज महल, जहाज महल एक लोकप्रिय स्मारकीय इमारत है, और इस महल का निर्माण जो है सुल्तान गयासुद्दीन खिलजी के द्वारा करवाया गया था, के शासनकाल में किया गया था। मांडू में कोई जंतर महल नहीं है, जबकि जहाज महल है। तो इससे आप ध्यान रखिएगा, अगर यहाँ पे सुल्तान गयासुद्दीन खिलजी भी नहीं है इसके अंदर, तो इस क्वेश्चंस को ना एलिमिनेट कर दिया गया है, यानी डिलीट कर दिया गया, हटा दिया गया है। मांडू के जहाज महल का निर्माण निम्नलिखित में से किस शासक ने करवाया था? तो देखिए यहाँ भी नहीं दिया हुआ है, और ऊपर में आपने देखा है कि सुल्तान गयासुद्दीन खिलजी के द्वारा करवाया गया था। गुजरी महल किसने बनवाया था? तो गुजरी महल जो है ये आपको मान सिंह ने बनवाया था, गुजरी महल। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो देखिए अदीना मस्जिद की बात करते हैं तो ये मांडू में है, यही सही सुमेलित नहीं है। बाकी जो है लाल दरवाजा आपके जौनपुर में है, दखिल दरवाजा जो है ये गौड़ में है, और 3 दरवाजा जो है ये अहमदाबाद में है। तो ये सब सही सुमेलित है। अगर हम लोग बात कर लेते हैं अदीना मस्जिद, अदीना मस्जिद जो है ये पश्चिम बंगाल के पंडुआ में स्थित है, अदीना मस्जिद। दक्षिण भारत के पोलीगार कौन थे? तो दक्षिण भारत के जो पोलीगार थे वो क्षेत्रीय प्रशासकीय और सैन्य नियंत्रक थे। अगला जो यहाँ से चैप्टर 12 का आपको भक्ति और सूफी आंदोलन जो है ये शुरुआत हो रहा है। तो भक्ति और सूफी आंदोलन के अंदर जो है अच्छा खासा क्वेश्चंस दिए हुए हैं, अप्रॉक्स 100 के अराउंड में दिए हुए हैं। तो चलिए हम लोग इसको भी फटाफट देख लेते हैं। यहाँ से पहला क्वेश्चन से स्टार्ट हो रहा है भक्ति आंदोलन का। कह रहा है कि भक्ति आंदोलन का प्रारंभ किया गया था। तो भक्ति आंदोलन का प्रारंभ जो है ये आलावार संतों के द्वारा किया गया था। भक्ति संस्कृति का भारत में पुनर्जन्म हुआ तो ये हुआ था 15वीं और 16वीं शताब्दी ईस्वी में। बुद्ध और मीराबाई के जीवन दर्शन में मुख्य साम्य था। तो बुद्ध और मीराबाई के जो जीवन दर्शन था उसमें संसार का दुखपूर्ण जो है ये मुख्य साम्य था। कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को उसका धर्म, संप्रदाय या जाति न पूछे, यह कथन है। तो यह कथन किसका है? तो यह रामानंद का कथन है, ये रामानंद का कथन है।
सभी भक्ति संतों के मध्य एक समान विशेषता थी कि उन्होंने अपनी वाणी को उसी भाषा में लिखा जिसे उनके भक्त समझते थे। मध्ययुगीन भारत के धार्मिक इतिहास के संदर्भ में सूफी संत निम्नलिखित में से किस तरह के आचरण का निर्वाह करते थे? तो ये जो करते थे, आपको ध्यान साधना और श्वास नियमन, तो ये बिल्कुल सही है। यहाँ से कह रहा है हमें सही उत्तर को चुनना है। उसके बाद जो है एकांत में कठोर यौगिक व्यायाम, तो ये भी बिल्कुल सही है। उसके बाद है श्रोताओं में आध्यात्मिक हर्षोन्माद उत्पन्न करने के लिए पवित्र गीतों का गायन, तो ये भी बिल्कुल सही है। तो इस तरह से आपके ऑप्शन डी जो हैं ये सही हो जाएंगे। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि काम रूप में वैष्णव धर्म को लोकप्रिय बनाया। तो वैष्णव धर्म को काम रूप में जो लोकप्रिय बनाया था वो थे शंकर देव ने। सुप्रसिद्ध मध्यकालीन संत शंकर देव संबंधित थे। तो शंकर देव जो हैं ये आपको वैष्णव संप्रदाय से संबंधित है। असम एवं कूच बिहार में वैष्णव धर्म का प्रवर्तन किसने किया था? असम और कूच बिहार में जो है वैष्णव धर्म का जो प्रवर्तन है ये शंकर देव ने किया था। रामानुजाचार्य किससे संबंधित है? तो रामानुजाचार्य जो है ये विशिष्टाद्वैत से संबंधित है। शुद्ध अद्वैतवाद का प्रतिपादन किया था। तो शुद्ध अद्वैतवाद का जो प्रतिपादन है ये वल्लभाचार्य ने किया था। महाप्रभु वल्लभाचार्य की जन्मस्थली कहाँ है? तो महाप्रभु वल्लभाचार्य की जो जन्मस्थली है वो है आपके चंपारण्य में। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है यहाँ पे कह रहा है? तो देखिए अगर हम लोग द्वैतवाद की बात करते हैं तो ये मध्याचार्य जो है ये सुमेलित है। तो आपके सिर्फ यही सुमेलित है। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है यहाँ पे सूची 1 सूची 2 का हमें मिलाप करना है। तो सूची 1 यहाँ से हम लोग मिलाप कर लेते हैं। वल्लभाचार्य की बात करते हैं तो ये पुष्टि मार्ग, रामानुजाचार्य की बात करते हैं तो ये विशिष्ट द्वैतवाद, और मध्याचार्य की बात करते हैं तो ये द्वैतवाद, और शंकर की बात करते हैं तो ये अद्वैतवाद। तो इस तरह से आपके ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएंगे। यहाँ पे कह रहा है कुछ विचार दिए गए हैं और इसमें से सही उत्तर को हमें चुनना है। तो देखिए अगर हम लोग बीजक की बात करते हैं तो बीजक संत दादू दयाल के उपदेशों का एक संकलन है, तो ये बिल्कुल गलत है। पुष्टि मार्ग के दर्शन को मध्याचार्य ने प्रतिपादित किया है, तो ये भी बिल्कुल गलत है। तो इस तरह से आपके ऑप्शन ना तो 1 है और ना ही 2। निम्नलिखित में से किस भक्ति संत ने अपने संदेश के प्रचार के लिए सबसे पहले हिंदी का प्रयोग किया था? तो ये किया था आपको रामानंद। रामानंद जो है अपने प्रचार के लिए हिंदी का प्रयोग किया था। मध्यकालीन भारत के निम्नलिखित में से किस संत का जन्म प्रयाग में हुआ था? तो ये हुआ था आपको रामानंद का। कबीर शिष्य थे, तो कबीर जो है ये रामानंद के शिष्य थे। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, VVI क्वेश्चन इसको मान लीजिए। ये क्वेश्चन जो है किसी न किसी एग्जाम्स में हर साल देखने को मिलता है। बीजक का रचयिता कौन है? तो बीजक का रचयिता जो है ये कबीर है। कबीर एवं धर्मदास के मध्य संवादों का जो संकलन है उसका शीर्षक क्या है? तो उसका शीर्षक है अमरमूल्य। मलुकदास एक संत कवि थे, तो मलुकदास जो है ये कर के संत कवि थे। संत घासीदास के पिताजी का क्या नाम था? तो संत घासीदास के पिताजी का नाम जो था ये महंगू था। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही कालक्रम है? तो देखिए अगर हम लोग बात कर लेते हैं शंकराचार्य, रामानुज और चैतन्य का, तो यही आपके सही कालक्रम है। देखिए शंकराचार्य का जो काल लगभग 8वीं शताब्दी का है, और रामानुज का जो काल है ये लगभग 1017 से लेकर 1137 ईस्वी तक का है, और चैतन्य का जो काल है ये लगभग 1486 से लेकर 1534 ईस्वी तक का है। कह रहा है कि भक्ति संतों का सही तैथिक यानी कालक्रम अनुक्रम चुनिए। तो ये है आपके कबीर, गुरु नानक, चैतन्य और मीराबाई। तो इस तरह से आपके ऑप्शन हो जाएंगे ए। अगर कबीर की बात कर लेते हैं तो 1398 से लेकर 1518 तक इनका कार्यकाल था।
गुरु नानक का बात कर लेते हैं तो 1469 से लेकर 1539। चैतन्य की बात कर लेते हैं तो 1486 से लेकर 1534। मीराबाई की बात कर लेते हैं तो ये 1498 से लेकर 1557 तक। भगवान शिव की प्रतिष्ठा में कितने ज्योतिर्लिंग स्थापित हैं? ये काफ़ी एग्जाम्स में, मतलब इस बार जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, इस बार के एग्जाम्स के लिए आप इसको देख कर जाइएगा। तो ये है आपके 12, और ये ज्योतिर्लिंग कहाँ कहाँ है तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये काफ़ी इस बार न्यूज में है। केदारनाथ, विश्वनाथ, बैद्यनाथ, महाकालेश्वर, ओंकेश्वर, नागेश्वर, सोमनाथ, त्रयंबकेश्वर, घृणेश्वर, भीमाशंकर, मल्लिका अर्जुन स्वामी और रामेश्वरम। ये जो है ये 12 है। रामानुज के अनुयायियों को कहा जाता है, तो रामानुज के जो अनुयायी हैं उसको वैष्णव कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान जो है गुरु नानक का जन्म स्थल है? तो गुरु नानक का जो जन्म स्थल है ये है ननकाना। और ये है कहाँ ननकाना? तो ये पश्चिमी पाकिस्तान में है ननकाना। ये काफ़ी न्यूज में रहता है हर हमेशा, क्योंकि पाकिस्तान से रिलेटेड है इसीलिए। और गुरु नानक का जो मृत्यु हुआ था ये 1539 में हुआ था। वो कहाँ हुआ था? तो डेरा बाबा। ये डेरा बाबा कहाँ है? तो करतारपुर, पाकिस्तान में ही है। जिसके शासन में गुरु नानक देव ने सिख धर्म की स्थापना की वह कौन था? तो वह था आपको सिकंदर लोदी। ईश्वर केवल मनुष्य के सद्गुण को पहचानता है तथा उसकी जाति नहीं पूछता। आगामी दुनिया में कोई जाति नहीं होगी। यह सिद्धांत किस भक्ति संत का है? तो यह नानक का है। मीराबाई समकालीन थी। तो देखिए, अगर हम लोग मीराबाई की बात कर लेते हैं तो इसके अंदर आपके ऑप्शन नहीं दिए हुए हैं। अगर हम लोग बात कर लेते हैं यहीं पे मीराबाई जी के बारे में, तो देखिए मीराबाई जो है ना, ये मेड़ता के रतन सिंह राठौड़ की एकलौती पुत्री थी मीराबाई। और इनका जन्म जो है 1498 में मेड़ता के कुदकी नामक ग्राम में हुआ था। इनका विवाह जो है ये उदयपुर के प्रसिद्ध शासक थे राणा संगा, और उनके ज्येष्ठ पुत्र था, उनका नाम था युवराज, और युवराज के से हुआ था उनका विवाह। विवाह के कुछ समय के बाद है ना, राजकुमार युवराज जो है, युवराज भोजराज से उनका शादी हुआ था। तो राजकुमार जो भोजराज थे वो परलोकवास हो गए। तो पति के मृत्यु के बाद जो है इन्होंने अपना समूचा जीवन जो है कृष्ण भक्ति में अर्पित कर दिया था। और ये जो है महाकवि तुलसीदास, गुरु नानक और चैतन्य के समकालीन थी, जबकि ये रामकृष्ण परमहंस के समकालीन नहीं थी। तो आपके क्वेश्चंस में पूछ रहा है कि मीराबाई समकालीन थी, तो देखिए तुलसीदास, गुरु नानक और चैतन्य के तो समकालीन थी, तो ये रामकृष्ण परमहंस के समकालीन नहीं थी। तो इस तरह से आप एक बार इस क्वेश्चंस को अपने तरीका से देख कर जाइएगा। प्रसिद्ध भक्त कवित्री मीरा के पति का नाम क्या था? तो भोजराज, राजकुमार भोजराज इनके पति का नाम था। राग गोविंद के रचनाकार हैं, तो राग गोविंद के जो रचनाकार हैं वो है मीराबाई। निम्नलिखित संतों को उनके कालक्रम में नियोजित कीजिए। तो ये है आपके, देखिए अगर हम लोग बात कर लेते हैं नामदेव के बाद हो जाता है कबीर के बाद हो जाता है नानक, और नानक के बाद हो जाता है मीराबाई। तो इस तरह से आपके ऑप्शन सी सही हो जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन इस्लाम से प्रभावित था? तो इस्लाम से जो है ये नामदेव जो है ये इस्लाम से प्रभावित था। निम्नलिखित भक्ति संतों पर विचार कीजिए, और कह रहा है कि उस समय उपदेश देता था जब लोदी वंश का पतन हुआ तथा बाबर सत्तारूढ़ में आया था। तो ये था आपको गुरु नानक। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि सूची 1 और सूची 2 का हमें मिलाप करना है। भक्ति संत और व्यवसाय, ये जो भक्ति संत है इनके क्या क्या व्यवसाय थे उससे यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। नामदेव की बात करते हैं तो ये दर्जी थे, कबीर की बात करते हैं तो ये जुलाहा थे, और रविदास की बात करते हैं तो ये मोची थे, और सेना की बात करते हैं तो ये नाई थे। तो आप इस तरह से देख सकते हैं। इस तरह से आपके ऑप्शन जो हो जाएंगे यहाँ पे बी हो जाएंगे। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि चैतन्य महाप्रभु किस संप्रदाय से संबंध है? तो चैतन्य महाप्रभु जो है ये वैष्णव संप्रदाय से संबंध है। तुलसीदास किसके समकालीन थे? तो तुलसीदास जो है ये अकबर और जहांगीर के समकालीन थे।
रामचरितमानस नामक ग्रंथ के रचयिता थे? तो तुलसीदास। इनमें से कौन सी रचना संत तुलसीदास जी की नहीं है? तो देखिए तुलसीदास जी की नहीं है। साहित्य रत्न जो है ये तुलसीदास जी की नहीं है। गीतावली, विनय पत्रिका और कवितावली जो है ये तुलसीदास जी की है। विनय पत्रिका के रचयिता कौन है? तो तुलसीदास जी हैं विनय पत्रिका के रचयिता। यहाँ पे युग्म है, इसके सही सुमेलित नहीं है कह रहा है। तो देखिए अगर हम लोग बात कर लेते हैं रसखान का, तो रसक प्रिया जो है ये सही सुमेलित नहीं है। यहाँ पे जो है ध्रुव दास जो है भगत नामावली से रिलेटेड है। नाभा दास जो है ये भक्तमाल से रिलेटेड है और उस्मान जो है ये चित्रावली से रिलेटेड है। निम्नलिखित में से कौन वरकरी संप्रदाय का संत था? तो वरकरी संप्रदाय का जो संत है ये आपको नामदेव है। वरकरी संप्रदाय की मुख्य पीठ अवस्थित है। तो वरकरी संप्रदाय का जो मुख्य पीठ है ये आपको पंढरपुर में अवस्थित है और पंढरपुर जो है कहाँ है? ये महाराष्ट्र में है। भक्त तुकाराम कौन से मुगल सम्राट के समकालीन थे? तो भक्त तुकाराम जो है ये जहांगीर के समकालीन थे। निम्नलिखित में से कौन भक्ति आंदोलन का प्रस्तावक नहीं था? तो भक्ति आंदोलन का जो प्रस्तावक नहीं था वह है नागार्जुन। यहाँ पे असर्शन दिए हुए हैं, यहाँ पे रीजन दिए हुए हैं और यहाँ से पूछ रहा है कि कौन सा सही उत्तर है। तो अगर हम लोग बात कर लेते हैं मध्यकाल में संगीत पर संस्कृत में लिखी गई अनेक पुस्तकों का फारसी में अनुवाद किया गया, तो ये बिल्कुल सही है। आरंभिक चिश्ती सूफी संत संगीत सभाओं जिन्हें समा कहा जाता था के शौकीन थे, तो ये भी बिल्कुल सही है। इस तरह से आपके ऑप्शन जो है बी, ये दोनों सही हैं लेकिन ये इसका सही एक्सप्लेनेशन नहीं है। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि भारत में चिश्तिया सूफी मत को स्थापित किया, तो ये किया था ख्वाजा मोइनुद्दीन ने। भारत में चिश्तिया संप्रदाय का प्रथम सूफी संत था, तो ये था ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। निम्नलिखित सूफी संतों में से कौन एक सर्वप्रथम अजमेर में बस गए थे? तो ये है आपके ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सूफीवाद को चिश्तिया शाखा का संस्थापक था? तो ये थे आपके ख्वाजा अब्दाल। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किसके शिष्य थे? तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जो थे ये उस्मान हारूनी के शिष्य थे। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती शिष्य थे, तो ये थे उस्मान हारूनी के ये शिष्य थे। अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर नजर भेंट भेजने वाले प्रथम मराठा सरदार कौन था? तो ये था आपको राजा साहू, शिवाजी के पौत्र। शेख निजामुद्दीन औलिया शिष्य थे, तो शेख निजामुद्दीन औलिया जो है ये ख्वाजा बाबा फरीद के ये शिष्य थे। शेख निजामुद्दीन औलिया जो है ये बाबा फरीद के शिष्य थे। शेख निजामुद्दीन औलिया की दरगाह स्थित है, तो ये दिल्ली में शेख निजामुद्दीन औलिया की दरगाह जो है ये स्थित है। यहाँ पे कथन यहाँ पे असर्शन दिए हुए हैं और रीजन दिए हुए हैं, इसमें से कह रहा है कि कौन सा सही है। तो देखिए अगर हम लोग बात कर लेते हैं भारत में सूफियों के चिश्ती धर्म संघ का प्रवर्तक और स्वर प्रमुख व्यक्ति जो है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती है, तो ये बिल्कुल आपका सही है। चिश्ती धर्म संघ ने अपना नाम जो है अजमेर में स्थित ग्राम चिश्त से लिया है, तो ये बात बिल्कुल गलत है। इस तरह से ये सी ऑप्शन इसके सही हो जाएंगे। जिस सूफी संत की मान्यता थी कि भक्ति संगीत ईश्वर के निकट पहुंचने का एक साधन है, वह है मोइनुद्दीन चिश्ती। निम्न में से कौन चिश्ती सिलसिले से संबंध नहीं है? तो चिश्ती सिलसिले से संबंध नहीं है ये शेख अब्दुल जिलानी। निम्नलिखित में से किसे भारत का सादी कहा गया है? तो भारत का सादी जो है ये अमीर हसन को कहा गया है। निम्नलिखित में से किस सुल्तान से निजामुद्दीन औलिया ने भेंट करने से इनकार कर दिया था? तो ये है अलाउद्दीन खिलजी। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, अलाउद्दीन खिलजी से भेंट करने से ये इनकार कर दिया था। कौन सूफी संत महबूब इलाही कहलाता था? तो महबूब इलाही जो है ये निजामुद्दीन औलिया कहलाता था। निम्नलिखित में से कौन सूफी संत महबूब इलाही के नाम से जाने जाते हैं? तो महबूब इलाही के नाम से
शेख निजामुद्दीन औलिया जो है ये जाने जाते हैं शेख फरीद का सर्वाधिक ख्यातिल्बद शिष्य, जिसने दिल्ली के 7 सुल्तानों का शासन देखा था, कौन था? तो ये हैं आपके निजामुद्दीन औलिया। निम्न में से किस सूफी संत के विचारों को सिख के धर्म ग्रंथ यानी आदि ग्रंथ में संकलित किया गया था? देखिए यहाँ पे सिखों का जो धर्म ग्रंथ है वो आदि ग्रंथ है, आप इसको भी ध्यान रखिएगा। और इसी के अंदर जो है संकलित किया गया है किस सूफी संत के विचार को? तो ये है आपके फरीउद्दीन गज ए शक्कर का। प्रसिद्ध संत जो है सलीम चिश्ती रहते थे, तो सलीम चिश्ती जो है ये आपको फतेहपुर सिकरी में रहते थे। निम्नलिखित में से किसे शेख उल हिंद की पदवी प्रदान की गई थी? तो शेख उल हिंद की जो पदवी है ये शेख सलीम चिश्ती ने प्रदान की थी। निम्नलिखित में से किस चिश्ती संत को चिराग ए दिल्ली कहा जाता है? तो ये कहा जाता है आपको नसरुद्दीन का। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो ये है आपके शेख निजामुद्दीन औलिया और मुल्तान, ये सही सुमेलित नहीं है। यहाँ पे सूची 1 और सूची 2 का हमें सही मिलाप करना है, तो यहाँ से हम लोग देख लेंगे। देखिए ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की बात करते हैं तो ये चिश्तिया से हैं। शेख अहमद सरहिंदी की बात करते हैं तो नक्शबंदिया, और दारा सिकोह की बात करते हैं तो कादारिया, और शेख साहबुद्दीन की बात करते हैं तो ये सुहरावर्दिया से हैं। तो इस तरह से आपके ऑप्शन जो हो जाएंगे आपके सी हो जाएंगे। कुछ अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय इतिहास में सूफीवाद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, और यहाँ से जो है कौन सा कथन जो है ये आपके सही है। तो देखिए अगर हम लोग बात करते हैं शेख नसरुद्दीन का, तो ये चिराग ए दिल्ली शेख निजामुद्दीन औलिया का शिष्य था, तो ये बिल्कुल सही है। अगला पॉइंट जो है, भारत में सूफियों की कादरी पद्धति सबसे पहले शेख नियामतुल्लाह और मखदूम मोहम्मद जिलानी के द्वारा लागू की गई थी, तो ये भी बिल्कुल सही है। इस तरह से आपके ऑप्शन 2 और 4 जो होंगे वो सही हो जाएंगे। हठ योग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सही है? तो देखिए यहाँ पे कह रहा है कि सही उत्तर को हमें चुनना है। तो देखिए हठ योग जो है ये नाथ पंथियों के द्वारा अपनाया गया था, और हठ योग क्रिया को सूफी संतों ने भी अपनाया था, तो ये दोनों जो है ये सही है। इस तरह से आपके ऑप्शन सी हो जाएंगे। यहाँ पे कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और इसमें से कौन सा कथन जो है ये सही है। अगर हम लोग संत निम्बार्क की बात करते हैं तो ये अकबर के समकालीन थे, तो ये बिल्कुल गलत है। संत कबीर शेख अहमद सरहिंदी से अत्यधिक प्रभावित थे, तो ये भी बिल्कुल गलत है। इस तरह से आपके न तो ऑप्शन 1 होंगे सही और न ही ऑप्शन 2 सही हैं। निम्नलिखित संतों में से कौन सूफी थे? तो सूफी की बात कर रहा है तो ये आपके थे निजामुद्दीन औलिया और मोइनुद्दीन चिश्ती जो है ये दोनों सूफी के थे। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि निम्नलिखित सूफीवाद के सिलसिलों में कौन संगीत के विरुद्ध था? तो संगीत के विरुद्ध जो है ये नक्शबंदिया। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि अति कट्टरपंथी सूफी संप्रदाय था, तो अति कट्टरपंथी सूफी संप्रदाय जो था ये था नक्शबंदी। निम्नलिखित युग्मों में से गलत युग्म की पहचान करना है हमें, और यहां से जो है ये औलिया जो है ये मध्य प्रदेश, यही आपके गलत है। कह रहा है कि निम्नलिखित सूफियों में से किसने कृष्ण को औलिया के रूप में माना है? तो कृष्ण को औलिया के रूप में शाह मोहम्मद गौस ने माना है। शेख बहाउद्दीन जकारिया किस संप्रदाय के थे? तो शेख बहाउद्दीन जकारिया जो है ये सुहरावर्दी संप्रदाय के थे। निम्नलिखित में से किसका संबंध सूफीवाद से नहीं है? तो सूफीवाद से नहीं है उलेमा का। उलेमा का संबंध जो है यह सूफीवाद से नहीं है। कृष्ण जीवरक प्रेम वाटिका काव्य की रचना की थी, तो कृष्ण जीवरक प्रेम वाटिका काव्य की रचना जो है यह आपको रस खान ने किया था। निम्नलिखित में से कौन एक भक्ति आंदोलन से जुड़ा नहीं है? तो यह है आपके अमीर खुसरो। अमीर खुसरो जो है ये भक्ति आंदोलन से जुड़ा हुआ नहीं है। 12 मासा की रचना किसने की थी? तो 12 मासा की रचना जो है ये आपको मलिक मोहम्मद जैसी ने किया था। यहाँ पे जो है सूची 1 और सूची 2 हमें दिया हुआ है, कह रहा है कि इसका मिलान करना है, जो हम लोग यहाँ से देखेंगे।
मुल्ला दाऊद जो है ये चंदायन, दामोदर कवि जो है ये पद्मावती कथा, और सोमनाथ जो है ये राग विबोध, अमीर खुसरो जो है ये आशिका। तो इससे रिलेटेड है और इस तरह से आपके ऑप्शन हो जाएंगे बी। देखिए ये जो है मध्यकालीन के कवि थे और ये इनके रचना जो है वो था। प्रतिवर्ष प्रसिद्ध सूफी संत हाजी वारिस अली शाह की मजार पर मेला लगता है। तो ये कहाँ लगता है? तो ये देवा शरीफ में लगता है और ये देवा शरीफ जो है ये बाराबंकी उत्तर प्रदेश के निकट है। क्राइस्ट का जन्म स्थान है, तो क्राइस्ट का जो जन्म स्थान है ये आपको बेथलेहम है। बेथलेहम जो है ये क्राइस्ट का जन्म स्थान है, यानी ईसा मसीह को ही हम लोग जीसस क्राइस्ट कहते हैं। और इनका जन्म जो है 4 ईसा पूर्व में हुआ था और ये यहूदियों प्रांत के बेथलेहम नामक नगर में हुआ था। ईस्टर त्यौहार के पीछे ईसाइयों की भावना है। तो ईस्टर त्यौहार के पीछे जो है ईसाइयों की भावना क्या है? इस दिन ईसा का पुनर्जीवित हुए हैं। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि कौन सा ईसाई संत पशु पक्षियों से प्रेम के लिए विख्यात है? तो ये है आपको असीसी के संत फ्रांसीसी। ईसाइयों का गुड फ्राइडे क्यों मनाया जाता है? तो गुड फ्राइडे जो है ये ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाया गया था, इसीलिए मनाया जाता है। आइए हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे इस डिटेल को भी देख लेते हैं। देखिए अगर हम लोग बात कर लेते हैं गुरु नानक का, तो इनका जन्म जो है ये 1469 ईस्वी में हुआ था तालवंडी। ये तालवंडी जो है ये पंजाब में है, जो अभी जो है वर्तमान में पाकिस्तान के नानकाना साहिब में है। और ये सिखों के पहले गुरु थे। गुरु नानक साहब जो थे ये सिखों के पहले गुरु थे। उन्होंने जो है नानक पंथ चलाया था। गुरु नानक साहब जो है ये नानक पंथ उन्होंने चलाया था और उन्हीं का जो शिष्य था लहना, उनका नाम था लहना, उनका शिष्य का नाम था लहना, जो उनके उत्तराधिकारी के रूप में नियुक्त हुए थे। और लहना ही जो थे ये आपके गुरु अंगद के नाम से सिख के दूसरे गुरु बने थे। तो इस तरह से आपके लहना हो जाएंगे यहाँ पे भी। निम्नलिखित में से किस सिख गुरु ने गुरुमुखी प्रारंभ किया था? तो ये किया था गुरु अंगद। गुरु अंगद जो है ये गुरुमुखी प्रारंभ किया था। देखिए यहाँ पे गुरुमुखी यानी पंजाबी शब्द गुरुमुखी से बना है, जिसका अर्थ हो जाता है गुरु के मुख से। यानी गुरुमुखी लिपि की वर्णमाला का सृजन जो है ये दूसरे सिख गुरु अंगद के द्वारा किया गया था। पंजाब में अमृतसर नगर को स्थापित किया था। तो पंजाब के अंदर जो है ये अमृतसर नगर को स्थापित किया था गुरु रामदास ने। किस सिख गुरु को अकबर ने 500 बीघा जमीन दी थी? तो ये था आपको रामदास। गुरु रामदास को अकबर ने 500 बीघा जमीन दिया था। यह कह रहा है कि युग्म सही सुमेलित है। तो देखिए गुरु गोविंद सिंह ये मनसी से ये सही सुमेलित है। मनजी से गुरु गोविंद सिंह जो है ये सही सुमेलित है। किस सिख गुरु ने विद्रोही राजकुमार खुसरो की सहायता धन एवं आशीर्वाद से किया था? तो ये किया था गुरु अर्जुन देव ने। आदि ग्रंथ अथवा गुरु ग्रंथ साहब का संकलन निम्नांकित में से किसने किया था? तो ये किया था गुरु अर्जुन देव ने। निम्नलिखित में से किन सिख गुरुओं को तत्कालीन शासकों के द्वारा मृत्यु दंड दे दिया गया था? और उनका चयन जो है हमें निम्नांकित कूट से सही उत्तर हमें चुनना है। तो देखिए अगर हम लोग बात कर लेते हैं गुरु अर्जुन देव का, तो गुरु अर्जुन देव और गुरु तेग बहादुर को इनको जो है मृत्यु दंड दे दिया गया था। देखिए अगर यहाँ पे हम लोग बात कर लेते हैं गुरु अर्जुन देव का, अगर हम लोग यहीं पे बात कर लेते हैं गुरु अर्जुन देव का, तो गुरु अर्जुन देव जो थे ये सिखों के 5वें गुरु हैं। ये काफी बार एग्जाम्स में पूछा गया क्वेश्चन है, सिखों के 5वें गुरु कौन है? गुरु अर्जुन देव। और यहाँ पे एक छोटा सा कहानी है, उसको हम लोग देख लेते हैं। देखिए हुआ यूं था कि जहांगीर से विद्रोह करके उसका पुत्र जो है, जहांगीर का पुत्र जो था शहजादा खुसरो उसका नाम था। और ये जहांगीर से विद्रोह करके वो भाग रहा था, कहीं भाग रहा था। तो वो भागते भागते आगरा से भागकर वो अफगानिस्तान की तरफ जा रहा था। तो रास्ते में एक जगह था तरन तारन नामक स्थान पर उसको जो है उसके पुत्र को गुरु अर्जुन देव से भेंट हुआ। तो गुरु अर्जुन जो है उनको यथाशक्ति पूरी सहायता उसको दिया।
लेकिन इस बात से जो है जहांगीर रुष्ट हो गया और 1606 में उसको षड्यंत्र का आरोप लगाकर उसे मृत्युदंड दे दिया। अगर हम लोग यहीं पे बात कर लेते हैं गुरु तेग बहादुर का, तो गुरु तेग बहादुर जो है ये सिख के 9वें गुरु हैं और औरंगजेब जो है, औरंगजेब से इनको शत्रुता जो है विरासत में मिली थी। तो औरंगजेब के साथ जो है इनका शत्रुता था, जिसके कारण जो है औरंगजेब इनको फांसी दे दिया। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि किस सिख गुरु की मृत्यु के लिए औरंगजेब जिम्मेदार है, तो अभी हमने आपको बताया गुरु तेग बहादुर का। निम्नलिखित में से किस स्थान पर एक प्रसिद्ध सिख गुरुद्वारा अवस्थित है, तो देखिए अगर हम लोग बात कर लेते हैं हेमकुंड में, तो यहाँ पे सिख गुरुद्वारा अवस्थित है। हेमकुंड जो है ना, हेमकुंड ये चमोली जिला उत्तराखंड के अंदर आता है हेमकुंड, और वहीं पे जो है एक प्रसिद्ध गुरुद्वारा अवस्थित है। पटना में किस सिख गुरु का जन्म हुआ है, तो गुरु गोविंद सिंह। ये काफी इंपॉर्टेंट है, काफी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम्स के लिए। गुरु गोविंद सिंह जो है ये सिखों के 10वें गुरु थे और इनका जन्म जो है 1666 ईस्वी में पटना बिहार में हुआ है और इनका मृत्यु जो है 7 अक्टूबर 1708 में नादेर वर्तमान में जो है महाराष्ट्र में हुआ था। किसकी समाधि के कारण नादेर गुरुद्वारा सिखों द्वारा पवित्र माना जाता है, तो ये है आपके गुरु गोविंद सिंह की समाधि वहीं पे है। गुरु गोविंद सिंह की महानता निहित है इसमें कि वह उन्होंने सिखों की सैनिक व्यवस्था का गठन किया था। तो सिखों के लिए सैनिक व्यवस्था का जो गठन है ये किसने किया था, गुरु गोविंद सिंह ने किया था। अगला तो क्वेश्चन से कह रहा है कि किस सिख गुरु के द्वारा सिखों का खालसा के रूप में रूपांतरण किया गया था, तो ये किया गया था गुरु गोविंद सिंह के द्वारा। खालसा पंथ कितने वर्ष पहले प्रारंभ हुआ, तो खालसा पंथ जो है ये आपके 300 वर्ष पहले प्रारंभ हुआ था। निम्न में से किस सिख गुरु ने खालसा पंथ की स्थापना की थी, तो ये किया था आपको गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह जो है खालसा पंथ की स्थापना किया था। सिखों के अंतिम गुरु कौन थे, तो सिखों के जो अंतिम गुरु थे गुरु गोविंद सिंह थे। खालसा के संस्थापक गुरु थे तो गुरु गोविंद सिंह। बंदा बहादुर का मूल नाम था, तो बंदा बहादुर का जो मूल नाम था ये लच्छन देव था। बंदा बहादुर का जो मूल नाम था ये लच्छन देव था। और यहां से अब हम लोग देखेंगे मराठा राज्य और उसके संघ के बारे में, तो ये है चैप्टर आपके 24। पहला क्वेश्चन है मराठा के उत्कर्ष का निम्न में से कौन सा कारण सही है, तो ये है आपके, देखिए अगर हम बात कर लेते हैं यहाँ पे मराठा के उत्कर्ष का, तो मराठा के उत्कर्ष जो है कोई एक दिन या 2 दिन में या किसी पर्टिकुलर समय या किसी पर्टिकुलर लीडर के लीडरशिप में नहीं हुआ है। ये जो है ये कुछ समय में हुआ है और इसमें जो है काफ़ी लोगों ने अपना बलिदान दिया है। तो अगर मैं यहाँ पे क्वेश्चंस की सिर्फ बात कर लेता हूँ तो यहाँ से आपके हो जाएंगे भौगोलिक सुरक्षा, उच्च नेतृत्व शक्ति, राजनीतिक जागृति, ये सभी हो जाएंगे आपके, तो आपके हो जाएंगे उपयुक्त सभी। ये धार्मिक चेतना भी हो जाएगा इसके अंदर। यहाँ पे जो है एक मैप दिया हुआ है और कह रहा है कि छायांकित क्षेत्र राज्य जो है, ये जो छायांकित है ये वाला पार्ट सब जो है, ये वाला पार्ट सब ये क्या दर्शाता है, तो ये दर्शाता है मराठाओं का। शिवाजी ने मुगलों को किस युद्ध में हराया था, तो शिवाजी ने मुगलों को सलहार के युद्ध में हराया था और सलहार का युद्ध जो है ये 1672 ईस्वी में हुआ था। शिवाजी का जन्म कब हुआ तथा उन्होंने छत्रपति की उपाधि धारण की, तो देखिए शिवाजी का जन्म जो है ये 1627 में हुआ था और 1674 में उन्होंने छत्रपति की उपाधि धारण की थी। वह कौन सेना नायक था जिसे बीजापुर के सुल्तान ने 1659 ईस्वी में शिवाजी को दबाने के लिए भेजा था, तो वो था आपको अफजल खां। शिवाजी मुगलों की कैद से भागने के समय कौन से नगर में कैद थे, तो ये थे आपको आगरा में। शिवाजी की राजधानी कहाँ थी, तो शिवाजी की राजधानी जो है ये रायगढ़ थी। काफी बार एग्जाम्स में देखा गया क्वेश्चन है, शिवाजी की राजधानी कहाँ थी, तो ये रायगढ़ थी। शिवाजी का छत्रपति के रूप में औपचारिक राज्याभिषेक कहाँ पर हुआ था, तो ये हुआ था आपको रायगढ़ में।
अगला जो क्वेश्चन से कह रहा है कि शिवाजी के गुरु का नाम क्या है, तो शिवाजी के जो गुरु का नाम है उनका नाम है रामदास। छत्रपति शिवाजी से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रम के अनुसार हमें व्यवस्थित करना है और यहीं से हमें सही उत्तर का चयन करना है। अगर हम लोग बात कर लेते हैं चाकन के किले पर विजय, तो ये सबसे पहले हुआ था। उसके बाद है मुगलों से मतभेद का प्रारंभ हुआ था, तो ये आपके दूसरे नंबर पे हो गया था। इसके बाद जो है आपके अफजल खां का प्रकरण हुआ था, तो ये आपके तीसरे नंबर पे हुआ था। और इसके बाद है सूरत पर आक्रमण तथा लूटना जो है ये चौथे स्थान पे हुआ था। तो इस तरह से आपके ये हो जाएंगे ऑप्शन। अष्टप्रधान नाम की मंत्रिपरिषद थी, तो ये मराठा प्रशासन में। और इसी में जो है आपको ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं इसको थोड़ा सा डिस्क्राइब कर दे रहा हूं। देखिए, शिवाजी राज्य के प्रशासन के लिए केंद्रीय स्तर पर अष्टप्रधान की व्यवस्था की थी। किसने की थी? शिवाजी ने व्यवस्था की थी। और इसके अंतर्गत जो है 8 मंत्रियों को नियुक्त किया गया था। इसमें जो था पेशवा था, अमात्य था, मंत्री था, सचिव था, सुमंत था, सेनापति, पंडित राव और न्यायाधीश शामिल थे। ये शिवाजी राज्य प्रशासन में आधुनिक काल के सचिवों की भांति ये कार्य करते थे। इनका कार्य क्या था? राजा को परामर्श देना। इन जितने भी थे इनका कार्य क्या था? राजा को परामर्श देना। ये कितनी बार एग्जाम्स में पूछा गया है। अब इसमें जो है किसी भी अर्थ में मंत्रिमंडल नहीं कहा जा सकता है। प्रत्येक मंत्री राजा के प्रति क्या थे? उत्तरदायित्व था। इसमें जो है पेशवा जो है उसका काम था, राजा का प्रधानमंत्री था पेशवा। आमत्य अथवा मजमूआदार ये जो है वित्त और राजस्व मंत्री थे। वाकिया नवीस या फिर मंत्री जो थे ये राजा के दैनिक कार्य तथा दरबार के प्रतिदिन की कार्यवाही का विवरण रखता था। सचिव की बात करते हैं तो ये राजकीय पत्र व्यवहार का कार्य देखता था। सुमंत या फिर दबीर का बात करते हैं तो ये विदेश मंत्री था। इसे पूछा जाता है एग्जाम्स में आपके, इसलिए मैं बता रहा हूँ। सेनापति या सर ए नौबत जो है ये सेना की भर्ती, संगठन और रसद आदि का प्रबंधन करता था। पंडित राव की बात अगर करते हैं तो ये विद्वानों और धार्मिक कार्यों के लिए अनुदानों का दायित्व निभाना। और न्यायाधीश का काम होता था मुख्य न्यायाधीश। अष्टप्रधान का गठन किसने किया था? तो अष्टप्रधान का गठन जो है ये शिवाजी ने किया था। अष्टप्रधान मंत्रिपरिषद किसके राज्य प्रबंध में सहायता करती थी? तो ये शिवाजी की। शिवाजी के अष्टप्रधान निम्नलिखित अधिकारी थे। तो देखिए, मजूमदार भी था, वाकनिस भी था और देखिए अगर हम लोग यहाँ पे कुछ बात कर लेते हैं स्पेलिंग मिस्टेक्स का, तो अगर उसको हम लोग इग्नोर कर देते हैं स्पेलिंग मिस्टेक्स को, तो ये सभी हो जाएंगे। दबीर भी हो जाएंगे, शुरनीस भी हो जाएंगे, वाकनीस भी हो जाएंगे और मजूमदार भी हो जाएंगे। तो इस तरह से आपके ई ऑप्शन हो जाएंगे। और यहाँ पे दिया हुआ भी है ई 1 2 3 4 सही है। शिवाजी के समय जो है सरनोबात का पद संबंध था। तो शिवाजी के समय जो है सरनोबात का पद संबंध था ये आपके सैन्य प्रशासन से। शिवाजी के अष्टप्रधान का जो सदस्य विदेशी मामलों की देखरेख करता था वह है, तो वह है आपको सुमंत। देखिए इस तरह से पूछता है क्वेश्चन, इसलिए मैं आपको ऊपर में डिस्क्राइब किया हूं। शिवाजी के शासनकाल में विदेश मंत्री को कहा जाता है, तो विदेश मंत्री को कहा जाता है सुमंत कहा जाता है। अष्टप्रधान मंत्रिपरिषद किसके राज्य प्रबंधन में सहायता करती है? तो यह है शिवाजी के। यहाँ पे सर्सन दिए हुए हैं, रीजन दिए हुए हैं और कह रहा है कि इसमें से कौन सा सही है। तो राज्य मामले में शिवाजी एक मंत्री परिषद के परामर्श लेते थे, तो बिल्कुल ये बात सही है। प्रत्येक मंत्री अपने विभाग का स्वतंत्र प्रभार रखता था, तो ये बात गलत है। वो सिर्फ परामर्श देते थे शिवाजी को। निम्नलिखित में से कौन सी मुद्रा छत्रपति शिवाजी के राज्य में प्रचलित रजत मुद्रा नहीं था? तो देखिए अगर हम लोग रूका तांबे की मुद्रा थी, जबकि रुपया जो है ये आपको लौरी और टका छत्रपति शिवाजी के राज्य में प्रचलित रजत मुद्राएं थीं। तो इस तरह से आपको रुपया, टका और लौरी, ये रुका नहीं होगा, इस तरह से डी हो जाएगा आपको ऑप्शन में। संभाजी के बाद मराठा शासन को निम्नलिखित में से किसने सरल और कारगर बनाया है? तो ये बनाया है बालाजी विश्वनाथ ने। निम्नलिखित को उनके शासनकाल के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो
तो देखिए अगर हम लोग बात कर लेते हैं बालाजी विश्वनाथ, तो ये नंबर 1 पे हो जाएंगे आपके। उसके बाद हो जाएंगे आपके बालाजी राव, ये दूसरे नंबर पे हो जाएंगे। तीसरे नंबर पे अगर हम लोग बात करते हैं तो बालाजी बाजीराव की बात हो जाता है, और चौथे नंबर पे आ जाता है माधवराव। तो इस तरह से आपका ऑप्शन सी हो जाएंगे। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि निम्नलिखित को सही कालक्रम में रखें। तो देखिए अगर हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पे सांबा जी, ये आपके नंबर 1 पे हो जाएंगे। राजा राम जो होंगे ये नंबर 2 पे हो जाएंगे, और शिवाजी जो होंगे द्वितीय ये नंबर 3 पे हो जाएंगे, और छत्रपति साहू जी जो होंगे ये नंबर 4 पे हो जाएंगे। इस तरह से आपके ऑप्शन बी हो जाएंगे। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है यहाँ पे असर्शंस है और रीजन है। कह रहा है कि 1750 तक मराठा साम्राज्य पेशवा की अध्यक्षता में एक संघ परिसंघ बन गया था, तो बिल्कुल सही है। और साहू के उत्तराधिकारी पेशवा की इच्छा पर निर्भर थे, तो ये भी बिल्कुल सही है, और इसके रीजन भी यही है। तो इस तरह से आपके ए सही हो जाएंगे। अगला जो क्वेश्चन है यहाँ पे असर्शंस दिए हुए हैं और रीजन दिए हुए हैं। कह रहा है कि मुगल साम्राज्य के पतन के बाद मराठा सबसे शक्तिशाली देशज भक्ति के रूप में उभरे थे, तो ये बिल्कुल सही है। और मराठा पहले शासक थे जिनके पास एकीकृत भारतीय राष्ट्र की संकल्पना थी, तो ये गलत है। इस तरह से आपके ऑप्शन सी हो जाएंगे। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि किसके समय में मराठा राजा नाचीज हो गया और पेशवा वास्तविक शासक, तो ये है आपको बालाजी बाजीराव। औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा का नेतृत्व किसके हाथ में था, तो ये था आपको ताराबाई के हाथ में। निम्नांकित मराठा देवियों में जिसने 1700 ईस्वी से आगे मुगल साम्राज्य के विरुद्ध संघर्ष का नेतृत्व किया वह कौन थी, तो वो थी आपको ताराबाई। सरजामी प्रथा किससे संबंधित है, तो सरजामी प्रथा जो है ये मराठा भू राजस्व प्रथा से संबंधित है। सुरक्षा के लिए मराठाओं के राजस्व के दावों को किस नाम से जाना जाता है, तो ये जाना जाता है चौथ के नाम से। एक इतिहासकार ने पानीपत की तीसरी लड़ाई को स्वयं देखा, वह कौन था, तो वो था आपको काशीराज पंडित। अहमद शाह अब्दाली ने भारत पर आक्रमण और पानीपत की तीसरी लड़ाई लड़ने का तत्कालिक कारण क्या था, तो ये था आपको वह मराठाओं के द्वारा लाहौर से अपने वायसराय तैमूर शाह के निष्कासन का बदला लेना चाहते थे। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि पानीपत का जो तीसरा युद्ध हुआ था इसमें किसने मराठाओं को हराया था, तो ये हराया था अफगानों ने। और पानीपत का जो तीसरा युद्ध हुआ था काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 14 जनवरी 1761 को हुआ था, मराठा और अहमद शाह अब्दाली यानी अफगानों के बीच में हुआ था। पानीपत का जो तीसरा युद्ध हुआ था ये 1761 में हुआ था, 14 जनवरी 1761 को। यहाँ 5 जनवरी 1761 दिया हुआ है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा क्वेश्चंस पे आप। पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था तो ये मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच हुआ था। पानीपत का जो तीसरा युद्ध लड़ा गया था ये लड़ा गया था आपको 1761 में। निम्नलिखित में से कौन रूहेला सरदार अहमद शाह अब्दाली का विश्वास पात्र था, तो ये था आपको नजीब खान। मोडी लिपि का प्रयोग किसके विलेखों में किया जाता है, तो मोडी लिपि का जो प्रयोग है ये आपके मराठाओं के विलेख में किया जाता है। यहाँ पे है मुगल साम्राज्य का विघटन है, तो इससे कुछ क्वेश्चन है छोटा सा, आइए इसको भी हम लोग देख लेते हैं। ये लास्ट टॉपिक है चैप्टर नंबर 25 से। औरंगजेब की 1707 ईस्वी में मृत्यु होने के बाद सत्ता किसने संभाली थी, तो औरंगजेब की जब मृत्यु हो गया था 1707 में तो बहादुर शाह प्रथम ने सत्ता को संभाला था। मुगल सम्राट जहांदार शाह के शासन के समय से पूर्व अंत कैसे हुआ, तो ये हुआ था एक युद्ध में वे अपने भतीजे के द्वारा पराजित हुए थे। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट ने अंग्रेजों को बंगाल में शुल्क मुक्त व्यापार की सुविधा प्रदान किया था, तो ये है फारूक शियर। निम्नलिखित में से कौन मुगल काल में राजा बनने वाले थे, तो ये हैं आपके हुसैन अली और अब्दुल्ला। मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल सम्राट कौन था, तो ये है आपके मुहम्मद शाह। नदीर शाह के आक्रमण के समय मुगल शासक था, तो ये है आपके मुहम्मद शाह। किसने शासन में हिजरों तथा महिलाओं के एक वर्ग का प्रभुत्व था, तो ये है आपके मुहम्मद शाह।
कौन सा मुगल बादशाह रंगीला के नाम से जाना जाता था? तो मोहम्मद शाह को रंगीला के नाम से जाना जाता था। निम्नलिखित को कालक्रम के अनुसार से हमें व्यवस्थित करना है और सही उत्तर का हमें चयन करना है। तो देखिए, अगर हम लोग बात कर लेते हैं जहांदार शाह, तो ये आपके नंबर 1 पे हो जाएंगे। इसके बाद हो जाएंगे आपके मोहम्मद शाह, नंबर 2 पे हो जाएंगे। इसके बाद हो जाएंगे अहमद शाह, ये नंबर 3 पे हो जाएंगे। और इस आलमगीर जो है ये 4 पे हो जाएंगे। तो इस तरह से आपके ऑप्शन भी हो जाएंगे। आप यहाँ पे देख सकते हैं जहांदार जो है 1712 से 1713 तक, मोहम्मद शाह जो है 1719 से 48 तक, अहमद शाह जो है 1748 से 54 तक, और आलमगीर द्वितीय जो है ये 54 से 59 तक, 1700। निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह को वजीर गाजीउद्दीन ने दिल्ली में दाखिल नहीं होने दिया था? तो ये है शाह आलम द्वितीय। अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह था, उसके पिता का नाम था। तो उसके पिता का नाम जो था ये अकबर शाह द्वितीय था। भारत का आखिरी मुगल सम्राट कौन था? तो भारत का जो आखिरी मुगल सम्राट था ये बहादुर शाह जफर था। निम्नलिखित कथनों में से कौन बहादुर शाह जफर के बारे में सही नहीं है? तो देखिए, ये है आपके, वह 1 लाख रुपये से कम प्रति माह ईस्ट इंडिया कंपनी से पेंशन के रूप में प्राप्त करता था। ये आपके सही नहीं है। मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर के बारे में कहा जाता था कि उसके साम्राज्य की सीमा, ये क्वेश्चन गलत है। बहादुर शाह जफर के बारे में नहीं कहा जाता था, बल्कि शाह आलम द्वितीय के बारे में कहा जाता था कि चांदनी चौक से पालम उसकी जो है सीमा है। निम्नलिखित में से कौन अवध का प्रथम नवाब था? तो अवध का जो प्रथम नवाब था ये था आपको सादत खां। निम्नलिखित में से कौन हैदराबाद के स्वतंत्र राज्य का संस्थापक था? तो हैदराबाद के स्वतंत्र राज्य का संस्थापक जो था ये चिनकिलीच खां था। भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो देखिए, यहाँ पे हमें सही उत्तर को चुनना है। तो अगर हम लोग बात कर लेते हैं हैदराबाद राज्य से आरकोट की निजामत का उदय हुआ, तो ये बिल्कुल गलत है। विजयनगर साम्राज्य से मैसूर राज्य का उदय हुआ था, तो ये बिल्कुल आपके सही है। तो यही आपके सिर्फ सही उत्तर हो जाएंगे। निम्नलिखित में से किसने दिल्ली में खगोलीय वेधशाला, जिसमें जंतर मंतर कहते हैं, बनवाई थी? तो ये बनवाया था आपको जय सिंह। महाराजा जय सिंह द्वितीय ने वेधशालाएं कहाँ बनवाई थी? तो दिल्ली, जयपुर, उज्जैन और वाराणसी। और एक जगह और उन्होंने बनवाया था, आप मुझे कमेंट्स में लिखकर बताइए कि वो 5 जगह बनवाए थे। वो 5 जगह कौन कौन है? तो एक जगह है आपके मथुरा, यहाँ पे आप देख सकते हैं, उज्जैन, मथुरा, वाराणसी, जयपुर में भी और दिल्ली में भी उन्होंने वेधशालाएं बनवाई थी। 1773 में जिज मोहम्मद शाही पुस्तक को नक्षत्रों संबंधी ज्ञान से संबंधित हैं के लेखक हैं? तो ये हैं जयपुर के सवाई जय सिंह। जयपुर के महाराजा सवाई जय सिंह ने वेधशालाएं नहीं बनवाई थी, तो ये है इलाहाबाद में। इस तरह से आपके मेडिएवल हिस्ट्री जो है, यानी मध्यकालीन भारतीय इतिहास जो है, ये यहीं पे एंड होता है। और अब तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दिया कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दिया कीजिए। अभी तक जो है मैंने आपके साथ हिस्ट्री जो है पूरा कंप्लीट करा दिया हूँ और साइंस भी पूरा आपका कंप्लीट हो चुका है ऑलमोस्ट। इस दोनों का जितने भी वीडियो हैं, इस सारे का लिंक जो है मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, तो आप वहाँ से भी हिस्ट्री और साइंस के वीडियो देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।